अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में एक और चैप्टर, एक और एक्सरसाइज आपके साथ लेके आए हैं, विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज, द मिक्स्ड एक्सरसाइज एंड एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस 6.16। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो थोड़ा क्विक चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। और वो सारे सवाल इसमें इसी तरह के हैं जो पीछे आ चुके हैं, तो इसलिए भी हम थोड़ा क्विक जाने की जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले एक डायग्राम बनाई है और कहा है कि इसको प्रॉपर स्केल से बना लें। 1 सेंटीमीटर 2 मीटर का हो तो इसका मतलब है कि ये 7.5 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर 2 का है तो 2 मीटर का है तो ये 12.5 की बनेगी। ठीक है, और ये जो है वो 15 सेंटीमीटर की बनेगी। तो थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होगी, उस पर लिख के बना लीजिएगा। 3 साइड जब किसी ट्रायंगल की पता हो तो आपको पता है कैसे बनाते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे लंबी हो, फिर कंपास से ये वाली मेजरमेंट खोल के इसको आर्क लगाइएगा, फिर ये वाली मेजरमेंट खोल के इसको आर्क लगाइएगा। ये दोनों मिल जाएंगे, आपको जगह मिल जाएगी कि ट्रायंगल कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल इन्होंने किया है कि जी आपको draw the locus of the points that are equidistant from BA and BC। BA लाइन और BC लाइन से सेम फासले पर वो होंगे जो इस एंगल के बिल्कुल बीच से निकलेंगे। एंगल बाइसेक्टर बनाना आपको आता है। सबसे पहले आप एक मुनासिब लंबाई में कंपास खोल के इसको यहाँ मार्क कीजिए, फिर यहाँ पे रख के यहाँ मार्क कीजिए, फिर यहाँ पे रख के यहाँ मार्क कीजिए। थोड़ी डायरेक्शन गलत हो गई, यहाँ मार्क कीजिए और फिर इससे इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। एंगल बिल्कुल बराबर से दो टुकड़ों में टूट गया। आप इसको कहेंगे ये वो लाइन है जहाँ से कि बी ए और बी सी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। फिर ये कह रहे हैं फाउंटेन इज ऑल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो इनकी बीच की लाइन की बाइसेक्शन से आएगा। ओके, फाउंटेन इज ऑल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब पूछ रहे हैं ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ओके, ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस निकालने के लिए ए और बी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे। एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, आधे से ज़्यादा खोल उसी हम लंबाई से खुलते हुए एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये वो लाइन हो गई जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंट है। फिर मार्क द पोजिशन ऑफ द फाउंटेन एंड लेबल इट एफ। अच्छा, अब एफ़ पे हमने ये फाउंटेन जो है वो बनाया है, तो वो मार्क कर दीजिए। अब ये मज़ेदार बात है कि वो कहाँ मार्क होगा। बी ए और बी सी को इक्वी डिस्टेंट काटा हमने तो ये पॉइंट्स निकले थे। ए और बी से भी बराबर फासले पर है तो ये लाइन बनी है। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे मीट कर रही हैं, इसका मतलब है फाउंटेन यहाँ रखा गया, ये एफ़ है। एफ़ वो पॉइंट है जो बी ए और बी सी से बराबर फासले पर है और ए और बी से भी बराबर फासले पर है। ठीक है, तो ये हो गया एफ। द वाटर फ्रॉम द फाउंटेन स्प्रेड्स ओवर अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 2 मीटर। एक सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर है ना हमारा। ठीक है, यूजिंग द गिवन स्केल ड्रॉ द पॉइंट दैट आर 2 मीटर फ्रॉम एफ। तो 1 सेंटीमीटर खोलिए जो कि 2 मीटर के बराबर है और सर्कल बना दीजिए। ये आ गया वो तमाम एरिया जहाँ फाउंटेन का पानी गिरता है। मेक अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स ऑन योर ड्राइंग टू फाइंड in meters how close the spray comes to the gate A and the distance of the fountain from gate C। यानी इस सर्कल का जो करीब तरीन पॉइंट ए से है, आप इसको स्केल से नाप लीजिए ये कितना है, कि ये पानी ए से कितना करीब जा रहा है। ठीक है, और फाउंटेन का डिस्टेंस गेट सी से मालूम कर लीजिए। गेट सी ये रहा और फाउंटेन यहाँ है तो ये मालूम कर लीजिए। ये स्केल से मेजर कर लीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर 2 मीटर को रिप्रेजेंट करता है तो सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मीटर आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो डन हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पे डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द डायग्राम्स बिलो। सिमेट्री डिस्क्राइब करनी है। अभी कैसे करेंगे जनाब? पूछ रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी बनेंगी। इसमें नज़र आ रहा है कि एक ही बन सकती है जहाँ से बिल्कुल मिरर बनेगा, और रोटेशनल तो कोई भी नहीं है क्योंकि अगर इसको ऐसे घुमा दिया तो फिर ये नीचे आ जाएगा, जबकि असल शक्ल में नीचे नहीं है। तो पूरा घुमा के ही अपनी असली हालत में आएगा। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ ऑर्डर ऑफ 1, यानी एक दफ़ा ही घूम के अपनी असली हालत में आ सकेगा, बीच बीच में कहीं नहीं आएगा। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री 1, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1।
ठीक है। बी का देखिए कि कहाँ से पूरा पूरा आधा हो रहा है, तो देखिए एक ही लाइन बन रही है जहाँ से पूरा पूरा मिरर बन सकता है, और घूम के किसी भी हालत में अपनी असली हालत में नहीं आ रहा जब तक कि पूरा वापस ना आ जाए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 1 और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1। ये देखें चार तरफ से ये लाइन भी इसको मिरर में काट रही है, और ये लाइन भी मिरर में काट रही है। उसके अलावा ये लाइन भी मिरर में काट रही है, और ये लाइन भी। तो इसका मतलब है कि चार लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, और ये चार स्टेप्स पे बिल्कुल असली हालत में आ सकता है। तो चार डिग्रीज ऑफ रोटेशन है या रोटेशनल ऑर्डर है, रोटेशनल ऑर्डर। ठीक है जी। फिर आप ई देखिए, सॉरी डी देखिए। डी भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा ही है वैसा ही है। ई की हालत क्या है कि जी बिल्कुल मिरर करना है इसको, तो एक तो यूँ ये बिल्कुल मिरर हो सकता है, ठीक है, और एक यूँ बिल्कुल मिरर हो सकता है, ठीक है। तो दो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो मिरर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे क्रॉस है, तो और कहीं पे मिरर नहीं हो रहा। एक तो ये बात हो गई, और ये इस हालत में एक दफ़ा घूम के तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, सही हालत नहीं होगी। एक और दफ़ा घूम के यहाँ सर्कल आ जाएगा, हालत ठीक होगी। फिर पूरा दोबारा घूम के अपनी असली हालत में आएगा। तो दो दफ़ा ये रोटेशनल ऑर्डर 2 है इसका, और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 2 है इसके अंदर। और ये पत्ता नुमा सी कोई चीज़ है, तो इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। बाकी तो इसको इधर घुमा देंगे तो इसका शेप अजीब अजीब सा हो जाएगा, एक्चुअल नहीं हो सकेगा। तो इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल ऑर्डर इसका 1 है, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 है। ले भाई क्वेश्चन 2 कर दिया। 3, कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल्स एंड sides marked with the letters of the following diagram in case each given give reason of your answer and state the units of your answer. Okay, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि 180 हम यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू 60 एज 180 माइनस 60 माइनस 60, और a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 15 एज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि सारे एंगल्स बराबर होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से सॉल्व होंगे। अब ये इंटरेस्टिंग थी डायग्राम बी की दी गई इन्होंने कि सबसे पहले तो आप इसमें से बता सकते हैं कि कहाँ गया ये हमें निकालना है ए और बी और टी लाइन की लंबाई गालिबन चाहिए, नहीं लंबाई नहीं चाहिए, ए और बी ही निकालना है इसमें से खाली बस। तो लेट्स मेजर इट। जो जो दिया हुआ देखें, हम सबसे पहले तो जो 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 चीज़ें आराम से मालूम कर सकते हैं वो फटाफट मालूम कर लेते हैं। ये हमें पता है कि 30 है, 30 डिग्री बाय एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ये कह सकते हैं। ये तो निकल आया 30। और हम क्या मालूम कर सकते हैं इसमें से कि पी क्यू टी ये कितना है भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि काइट में जो है वो ये लाइन जो है वो इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो ये भी 30 हो गया। आप कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ काइट, ठीक है, इस वजह से हो गया। फिर हमें पता है कि ये और ये 90 होता है, क्योंकि जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है किसी दूसरी लाइन को तो 90 डिग्री बनाती है। तो एज पी आर इज़ बाइसेक्टिंग एस, क्या कहते हैं, कह लें इसको एस टी कह लें, तो इट्स 90 डिग्री। ये हमें पता है। यूँ भी कह सकते हैं ये काइट का डायगोनल क्रॉस जो है वो 90 डिग्री होता है। ये लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रीज़न बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया, हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता है। तो अब हम इसकी मदद से ए निकाल सकते हैं, क्योंकि व्हेन दिस इज़ 30 दिस इज़ 90, तो ए इज़ व्हाट, ए इज़ इक्वल्स टू 30 एज 180 माइनस 90 माइनस 30, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल की वजह से। तो ए निकल आया। अच्छा, अब बी कैसे निकलेगा?
बी निकालने के लिए क्या करें जी, थोड़ा सा एक नज़र देखें कि किस एंगल से बी निकल रहा है। देखिए हम ये तो बता सकते हैं कि दिस इज़ 50 बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये 50 है और हमें पता है कि दिस लाइन द डायगोनल ऑफ अ काइट डिवाइड्स दिस एंगल इनटू हाफ, सो दिस इज़ वाई दिस इज़ 25, ये लिख देंगे हम। दिस इज़ सिमेट्री ऑफ अ काइट, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर जब ये 25 आ गया और ये 90 आ गया, क्योंकि जब ये 90 तो ये भी 90 है, तो फिर बी हमें मालूम हो जाएगा 180 माइनस 25 माइनस 90, तो बी बनेगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन बी। कुछ थोड़े से लंबे हैं, कुछ थोड़े से आसान हैं। आपको पता है सी को आप यूँ देखेंगे तो दिस इज़ 90 डिग्री बिकॉज द टेंजेंट एंड डायमीटर angle between tangent and a radius is 90 degree. If this is 50 then this is 40. 90 minus 50 is equals to 40 और यहाँ लिख देंगे एंगल ऑन अ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ रेडियस इज़ 90। अच्छा जी, ये मालूम हो गया आपको। फिर आपको हमेशा पता है कि B इज़ ऑलवेज 90, क्योंकि सेमी सर्कल के ऊपर एक एंगल जो बनता है ऊपर की तरफ तो वो हमेशा 90 होता है। ये इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा आपको। जब ये 90 पता चल गया, ये 40 पता चल गया, तो फिर सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की मदद से 180 माइनस 90 माइनस 40 करके इसका आंसर निकाल लें। सी हो गया। डी देख लेते हैं। डी एज पहले तो देखें, सीधा सीधा जो मालूम हो सकता है तो कर ही लीजिए। ये हो जाएगा 40, क्यों 30 प्लस 110 इज़ 140, 140 एंड 40 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये मालूम हो गया। फिर हम बता सकते हैं दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एरो बता रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं इस एरो की वजह से। तो यूँ हम जो है वो ए भी मालूम कर सकते हैं और बी भी मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बन रहा है जी, तो जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा बिकॉज कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये मालूम हो गया। और क्या मालूम हो सकता है हमें, हमें ए भी मालूम हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि ये भी एक जी बन रहा है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन है। तो दिस इज 30 प्लस 40 70, देन दिस इज ऑल्सो 70। ठीक है, दिस इज डी। और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर ई करते हैं। ई में कह रहे हैं जी कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, काइट तो नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर। तो लेट्स फाइंड डिफरेंट थिंग्स। पहले तो जो पहले से पता है वो मालूम करते हैं। क्या पता है हमें इसमें पहले से? यस, ये देखिए, दिस इज़ अ सेमी सर्कल, दिस इज सेंटर। सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो जब ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो एक तो ये पता चल गया, एफ इज इक्वल्स टू 30 रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ऑन अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30, ये तो पता चल गया हमें। और ए भी 90 है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल के ऊपर वाला एंगल है। ए 90 हो गया, इट इज़ ऑलवेज 90। फिर बी कहाँ गया? बी मालूम हो सकता है 90 प्लस 50 जो है वो 180 में से, बी 180 माइनस 90 माइनस 50, तो जो बचा वो बी हो गया, विच इज़ 40 ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर क्या हो गया? फिर आप बता सकते हैं सी, बता सकते हैं समहाउ। सी कैसे बता सकते हैं? हाँ, ऐसे बता सकते हैं। सी ऐसे बता सकते हैं कि देखें ये सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक से ज़्यादा तरीके से बता सकते हैं इसका जवाब, ये भी रेडियस है। तो जब ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों लाइंस सेम है, जब ये दोनों लाइंस सेम है तो ये दोनों एंगल्स सेम होंगे 60 डिग्री। सही है। और आगे चलते हैं। ये हम क्या लिखेंगे? टू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर और क्या निकल आएगा? ये दोनों निकल आए, ये 60 है, 60 तो डी भी निकल आएगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल जो है वो 60 होता है, तो 63 प्लस 60 प्लस 60 इज 180। ये 60 निकल आएगा तो ये ई भी निकल आएगा 120
180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, विच इज़ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या रह गया भाई, सभी तो आ गया। आई थिंक एफ़ तो मैंने 30 निकाल ही दिया था, जी भी 30 आ जाएगा। क्यों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों लाइनें सेम हैं, तो जो एंगल एफ़ होगा वो एंगल जी होगा। पूरा ट्राइंगल, पूरी मैंने सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। करना आपको ये चाहिए कि आप पहले ख़ुद किया करें और फिर मेरी वीडियो का आंसर देखा करें, ताकि थोड़ा सा आपको भी पता चले कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? अच्छा, क्वेश्चन 4 ये लिखा छोटा सा। डिस्क्राइब द लोकस ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशंस व्हिच लाई बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए। एक पॉइंट है फिक्स पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट है ए, ठीक है, इसको ए कहते हैं। तो डिस्क्राइब द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट और भी है, विच लाई बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। लेट्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो पॉइंट बताइए, इनर रेडियस और आउटर रेडियस के थ्रू हम निकाल सकते हैं। देखें ना कि एक पॉइंट है जो वो पॉइंट्स हैं जो इस ए से 10 सेंटीमीटर दूर हैं, तो वो सारे ये पॉइंट्स हैं जो 10 सेंटीमीटर दूर हैं, और जो 10.5 सेंटीमीटर दूर हैं वो ये पॉइंट्स हैं 10.5 सेंटीमीटर दूर हैं। तो इसके बीच का वो सारा एरिया होगा जो कि इसका लोकस बनेगा, ठीक है। जैसे टायर की ट्यूब होती है ना, उस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैनी ऑफ दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन diagrams that have been copied, that have to be copied into your own exercise book. Try using tracing paper. Okay, choose the quadrilateral from the list to complete each of the statement. A dash has 4 equal sides। यार ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, तो आप कर सकते हैं। स्क्वायर के सारों साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 होते हैं। एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ट्रेपेजियम में होता है। डैश है जस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू इट्स एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स इट एट 90 डिग्री। बच्चों वाली बात है, काइट होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉट टू स्केल, यानी एक्यूरेट नहीं बनी हुई है, इसको देख के आप फैसला नहीं कर सकते। ABCD एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन मतलब हर एंगल बराबर है, हर साइड बराबर है, ठीक है। और DEF एज अ स्ट्रेट लाइन, DEF एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। कैलकुलेट एंगल AEF। AEF आपको पता है कि पेंटागन के सारे एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना 360 डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। तो दोनों सूत्रों में आपको, हमने याद है ना, फार्मूला किया था कि जो 360 डिवाइड बाय n, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और वो एंगल भी मिल जाएगा जिस पर रख के आपको लाइन खींचनी होती है। याद आया कुछ? अच्छा जी, तो ये 72 होगा A। B क्या होगा? B इज एंगल DAE। DAE का एंगल DAE, ओके, ये एंगल मालूम करना है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे। देखें, जब ये एक रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ये एंगल हो गया 108, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स 180 होते हैं। अब रिमेनिंग बचे 72। 72 इसमें और इसमें बराबर से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये बनेगा गालिबन 36 एंड 36। तो ये बी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द अबव ट्रायंगल एक्यूरेटली। यूजिंग द ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल है, अबव नहीं है, मतलब साइड में। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मैंने पहले बताया। 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करके अपने कंपास से 6 खोल के, फिर कंपास से 5 खोल के मार्क करके इनको मिला दें, तो एक्यूरेटली ड्रॉ हो जाएगा। फिर क्या करें? using the triangle you have drawn, measure and write down the side of the angle ACB।
इसको आपने प्रोटेक्टर से मेजर करके बताइए कितना बन रहा है। इन द डायग्राम बिलो 2 points P and Q are joined by a straight line. Copy the diagram and draw the locus of all the points that are 4 cm from line PQ. लाइन पी क्यू से 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ भी और 4 सेंटीमीटर यहाँ भी, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये भी पॉइंट 4 सेंटीमीटर है, ये भी पॉइंट, यहाँ से 4 सेंटीमीटर अगर मैं नाप लूँ तो मुझे मिल जाएगा वो सारे पॉइंट्स जो कि इससे 4 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ करके बनाता हूँ कि मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर एक नाप लूँ, यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप लूँ, 2 पॉइंट्स लगा लूँ, उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले पॉइंट से आगे गया, अब ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर होता जा रहा है इससे, क्योंकि अब ये डायगोनली आगे बढ़ रहा है। तो एक तो यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर पक्का है, ये भी 4 सेंटीमीटर पक्का है। दूसरी तरफ भी देखें तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक और यहाँ तक पक्का है। बात समझ आ रही है कि मैं एक पॉइंट यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप के लगा लूँ, एक पॉइंट यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप के लगा लूँ, एक पॉइंट यहाँ लगा लूँ, ये 2 लाइनें बना दूँ, ये सब 4 सेंटीमीटर दूर हैं इस लाइन से। लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है 90 डिग्री तक। इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं वो 4 सेंटीमीटर दूर नहीं हैं, क्योंकि वो डायगोनल हैं। इससे आगे के 4 सेंटीमीटर पॉइंट्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पे रख कर, इस पॉइंट लाइन के एंड पे रख के 4 सेंटीमीटर लंबा अपना वो खोलना होगा, कंपास खोलना होगा और एक सेमी सर्कल लगाना होगा। अब इस पॉइंट से सारे 4 सेंटीमीटर दूर निकल आए। सिमिलरली यहाँ भी यही करना होगा कि इस पे रख के 4 सेंटीमीटर दूर के आगे ये लगाना पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट 4 सेंटीमीटर दूर माने जाएंगे। अब वर्क कीजिए, अगर मैं इस लाइन को आगे तक जाने देता तो देखें ये पॉइंट इस लाइन से 4 सेंटीमीटर दूर नहीं रहा, बल्कि बहुत दूर हो गया। तो इसलिए ये ट्रिक है कि इस लाइन का आखिरी पॉइंट इस जगह से तो 4 सेंटीमीटर दूर है, उसके बाद आपको एक सर्कल बनाना, सेमी सर्कल बनाना पड़ता है, जिससे कि हमें इसका प्रॉपर लोकस मिलता है। तो एक्चुअली क्या बना कि किसी स्ट्रेट लाइन से किसी एक डिस्टेंस पे अगर सारे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट निकालना हो तो आप पहले इससे यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर नाप लें, यहाँ पे चूँकि 4 सेंटीमीटर निकालना था इसलिए, फिर यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर नाप लें, यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर नाप लें और दोनों लाइनें बना दें। बस ये ख्याल रखें कि वो लाइनें यहाँ पे रुक जाएंगी। ठीक है, ये बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक एक सेमी सर्कल बना लें, यहाँ से यहाँ तक एक सेमी सर्कल बना लें, तो पता ये चला कि ये है लोकस। एक स्ट्रेट लाइन से सेम डिस्टेंस रखते हुए अगर आप निकालना चाहें तो ऐसा लोकस बनता है। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, 7 पूरा नहीं हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपी एंड ड्रा हो गया। ऑन द सेम डायग्राम यूजिंग ए स्ट्रेट एज एंड कैंपस ओनली कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू। अब पी क्यू से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कौन से हैं? पी और क्यू पॉइंट्स हैं। पॉइंट से इक्विडिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको पता है कि आप कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे बाइसेक्ट कर लीजिए, ये आ गई। शेड द रीजन विच कंटेन्स द पॉइंट दैट आर क्लोजर टू पी देन क्यू। पी के से ज़्यादा क्लोज हैं क्यू के मुकाबले में। आपने ये बनाया था ना, आपने ये बनाया था, ठीक है, ये बनाया था ना। अब और ये बाइसेक्ट भी कर दिया आपने इसको। अब वो तमाम पॉइंट जो पी के ज़्यादा करीब हैं क्यू के मुकाबले में, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये पूरा एरिया शेड कर दिया हमने। और आर लेस देन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी क्यू। हाँ, पी क्यू से ये सब का सब 4 सेंटीमीटर से कम है, तो ये हमने शेड कर दिया। और ये पी के ज़्यादा करीब हैं, क्यू के कम करीब हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉपी दिस डायग्राम, यू कैन यूज़ ट्रेसिंग पेपर। ओके, इन दिस क्वेश्चन से ट्रेसिंग पेपर भी आपको लेके जाने होते हैं एग्ज़ाम में। इन दिस क्वेश्चन शो clearly all your construction arcs. Using a straight edge and compass only, construct on the diagram the perpendicular bisector of BD. BD, ओके। तो BD क्या है, उसको हमें बाइसेक्ट करना है। लेट्स डू दिस। अब पहले तो मैं लाइन बनाऊंगा, BD की एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। इस स्ट्रेट लाइन को मैं आधे से ज़्यादा कंपास खोल के बाइसेक्ट कर दूंगा, तो एक तो ये बन गई BD का बाइसेक्टर। 2
फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी डी ए, ये रहा सी डी, ये एंगल। तो यहाँ पे मैं कंपास खोल के यहाँ और यहाँ मार्क करूँगा, फिर मैं यहाँ और यहाँ समवेयर मार्क करूँगा। ये जहाँ भी लाइन जा रही होगी हम उसको कर देंगे। नॉर्मली ये इसी पे बनेगी ये लाइन। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर शेड द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नियरर टू डी देन बी एंड नियरर टू डी सी देन डी ए। तो डी से करीब हो और बी से दूर हो, वो तमाम रीजन जो है वो हम मार्क कर सकते हैं कि इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नियर टू डी देन बी। तो अगर मैं पहले आपको समझाने के लिए बताऊं कि ये अगर मैं ऐसे मार्क करता हूँ ऐसे, तो हर पॉइंट इसके नीचे जो है वो डी से करीब है, क्योंकि ये हाफ कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, ये पूरा एरिया आ जाना चाहिए। लेकिन साथ में हमें ये भी पूरा इन्होंने कि और नियरर टू डी सी देन डी ए, डी सी के करीब हो डी ए के कम करीब हो, तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो मुझे मिलेंगे जो कि डी ए डी सी के भी करीब हैं और बी के मुकाबले में डी के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो दिस वुड बिकम माई पॉइंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली दोबारा बनाता हूँ। देखिए, अच्छा इस बात का याद रखिएगा कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हमें कुछ नहीं पता कि इसका कौन सी साइड किसी के बराबर है कि नहीं है। तो इसलिए हम जब बी डी की लाइन बनाएंगे, बी डी की लाइन बनाएंगे और बी डी की लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके बाइसेक्ट होगी, ऐसे मैंने बताया था। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी समहाउ। ठीक है, तो उसको यहाँ से मिला देंगे और जो हमारा एंगल बाइसेक्टर बनेगा उसको ही पूरा बना देंगे बी डी के ऊपर, ऐसे 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 करके। फिर हमने ऐसे ऐसे करके बाइसेक्टर बनाया ना, मे बी के समहाउ वो ऐसे कुछ बने। तो अब चूंकि हमने इसको रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम नहीं मान रहे, तो हम अपने बाइसेक्टर पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसके अंदर अंदर हमें ये शेड करना होगा। यानी ये वो एरिया है जो डी सी के करीब है निस्बतन डी ए के, और डी के करीब है निस्बतन बी के। तो डी के करीब तो ये सारा एरिया हो गया था। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हमें मिल गया। इस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर और ये जो बी डी बाइसेक्टर है इसके बीच से आगे का जो एरिया है वो ये एरिया हमें मिल गया। आखिरी वाली बात, शेड जो हमें करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। जो आपको आता है उसको जाने देते हैं ताकि कुछ वक्त बचे हमारा। ट्राइंगल कॉपी कीजिए। यूज़र स्ट्रेट एंड कंपास ओनली, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी को बाइसेक्ट कीजिए, ऐसे मैंने बताया था। ऐसे करके जो मैंने तरीका बताया था, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए और सी को बाइसेक्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके, जो मैंने बताया था कंपास को खोल के। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सेंटर इज़ ओ, एंगल ओ पी क्यू इज़ 35, कैलकुलेट एंगल पी ओ क्यू। ये एंगल मालूम करना है, पी ओ क्यू। ओके, तो ये देख लेते हैं कि एंगल कैसे मालूम होगा। देखें, बहुत आसान है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो एंगल बराबर होंगे। 35 प्लस 35 70, तो रिमेनिंग 110 हो जाएगा। टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180। फिर 11 को देखते हैं। 11 में पूछा है इन द डायग्राम डी द डायमीटर ऑफ अ रेडियस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ है, ए ई बी इज़ द टेंजेंट, लाइन डी सी बी कट्स द सर्कल। ओके, एंगल डी ई सी इज़ 25। चलें ठीक है। राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल डी सी ई बहुत आसान है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हर सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल के ऊपर जो ट्रायंगल बनता है उसको। ठीक है, कैलकुलेट द साइज ऑफ सी डी ई। बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं,
साइड्स बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सी डी ई बी जो है वो 25 होगा। सी डी ई, ठीक है जी, 25। फिर हमसे पूछा है इन्होंने कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल डी बी ई, डी बी ई, ओके ये निकालते हैं। अच्छा नहीं, ये मैंने पीछे वाला गलत बता दिया आपको, ये तो वो थोड़ी थे, रेडियस थोड़ी थे, ये 25 कैसे हो गया, ये दोनों रेडियस थोड़ी थे, ये दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस थोड़ी हैं, तो ये गलती कर दी ना हमने भाई। ये 90 है, ये 25 है, हमसे पूछा इन्होंने एंगल सी डी ई, सी डी, ये तो 90 प्लस 25 को 180 से माइनस करके निकलेगा ना, 180 माइनस 90 माइनस 25, तो ये बन जाएगा तकरीबन गालिबन 65, ठीक है। अच्छा ये तो ये हो गया। अच्छा अब बात हो रही है किसकी, डी बी ई की, डी बी ई, ये वाला एंगल मालूम करना है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे मालूम होगा। देखें ये 90 है, तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली 90 होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक तो मिल गया हमें। फिर हमें पता है कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट जब होता है तो टेंजेंट जो है वो एक रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये टोटल 90 डिग्री है। 90 में से 25 माइनस किया 65 बचा, ये 65 हो गया, ये 95 हो गया, तो बचा कितना, ये ऐड कर लें, ये 25 बच गया, ठीक है। चलें क्वेश्चन 12 देखते हैं। डायग्राम शोज रेगुलर हेक्सागन एंड स्क्वायर, तो आप बताइए कि ये कितना और ये कितना है। देखें हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल वाई याद ही होना चाहिए आपको या तो। अब ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई कितना है। देखें किसी भी हेक्सागन का इंटरनल एंगल अगर रेगुलर हेक्सागन है तो वैसे आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप कम से कम इस तरह से निकाल सकते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल एंगल का निकालने के लिए 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स करते हैं, तो उसकी 6 है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल जो है वो 360 डिवाइड बाई 6 का मतलब हुआ 60 आया। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है ये, जब लाइन एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटर्नल एंगल 60। तो फिर इंटरनल एंगल कितना होगा, वो 180 में से माइनस करके निकाल दें 120, तो उसके सारे इंटरनल एंगल्स 120 होंगे, तो एक्स 120 हो गया, एक्स 120 हो गया, और ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा, तो 90 प्लस 120 को ऐड कीजिए आप, तो ये आ गया 210, और ये टोटल सम ऑफ सर्कल और एंगल जो है वो 360 होता है, तो 360 में से 210 को माइनस कर दीजिए, बचेगा 150, तो वाई 150 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 360 डिग्री के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, एंगल एस मालूम करना है। तो भाई ये तो बहुत आसान सवाल है एक सर्कुलर डिग्री में एंगल सारे मिलाएं तो 360 होते हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा प्लीज़, और ये भी आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो, ये तो वैसे ही आसान था, इसमें जो है वो 75 प्लस 75 प्लस टी प्लस 2t इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो फिर 150 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 360, ये उधर चला जाएगा, 3t इज इक्वल्स टू 170, 360 में से 150 माइनस करें तो सॉरी 210, 210, फिर t इज इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाई 3, तो ये निकाल लीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि दायरे इतनी लंबी हो जाएगी वीडियो के, फिर आप बोर हो जाएंगे। ये भी आसान है, कंप्लीट द इक्वेशन x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, है ना। तो अब ये ज़ाहिर है यहाँ पे जगह है नहीं, तो 50 इधर चले जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, 180 से 50 माइनस कर दो तो क्या बनता है, 30 बनता है, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है, ये हो जाएगा 130। जब फिर है ये इक्वेशन कंप्लीट करें, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस 160 प्लस 100
इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। तो अब इसको इधर ले जाइए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 माइनस 260 विच इज़ इक्वल्स टू 100। यहाँ 100 आ जाएगा। ये बच्चों वाले सवाल हैं, फिर भी मैं करके दे रहा हूँ, बहरहाल टाइम निकल रहा है हमारा। सॉल्व साइमेट्रिनियस इक्वेशन बाय गिवन बाय योर आंसर। अब दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 130 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ऐसे ही है ना, x प्लस 2y है एक, x प्लस 2y इज़ 130 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इसको माइनस कर दें, ये इससे कट गया, ये खाली y आ गया और ये 30 आ गया, y इज इक्वल्स टू 30। बाकी आंसर आप निकाल लीजिएगा x का क्या है। ठीक है, फिर इन दिस डायग्राम क्वेश्चन नंबर 14, तीन पैरेलल लाइन है, 1 2 3। ओके, फाइंड x, फाइंड y एंड फाइंड z। तो x y तो देखें, दो पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है 74 है। जब ये 74 है तो, और ये 140 है, तो ये कितना होगा, 40 होगा। और इन दोनों का अल्टरनेट एंगल ये 40 होगा, इन दोनों का आपस में। ठीक है, ये 74 है, 40 है, तो इसको पूरा मालूम करने के लिए 360 में से 70 और 40 को ऐड करके माइनस कर दें, जी निकल आएगा। ठीक है, ये 74 है, ये 140 है, सॉरी। तो 74 140 को ऐड करें और 360 में से माइनस कर दें, जी आ जाएगा। ठीक है जी। कॉपी दीज डायग्राम्स एंड ड्रॉ ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑन द शेप्स। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये बन रही है, इक्वल हो रही है, और इसकी एक और ये भी बन रही है आई थिंक, उसके अलावा तो कोई नहीं बन रही। ठीक है, इसमें तो जितने दायरे दो दो ये एंड टू एंड ये भी मिलेंगे, वर्टाइसिस टू वर्टाइसिस, और फिर लाइन के सेंटर टू सेंटर भी मिलेंगे बाइसेक्टर के, तो ये सब बनेंगी। तो दूसरा सवाल क्या है, बी राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। एक ही, ये एक दफ़ा नहीं, यहाँ तक घूम के तो नहीं चलेगा, पूरा यहाँ तक घूम के आएगा तो वापस अपनी असल शक्ल में आ जाएगा, फिर दोबारा घूम के जाएगा तो अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। तो दो हैं इसमें, एक सर्कल में दो दफ़ा ये अपनी असल शक्ल पे आ सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। इन दिस क्वेश्चन द डायग्राम्स आर नॉट टू स्केल। ये भी आसान है। अच्छा, ये तो वही आ गया है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है जी, साइज ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन मतलब 7 साइडेड, तो 360 डिवाइड बाय 7 कर दें, आंसर जो भी है उसको डेसिमल के 1 डेसिमल प्लेस तक ले लें। आई थिंक ये 51.4 आएगा। ठीक है, इसका बी है जी, एक डायग्राम दी हुई है, डी ए ई और एफ बी सी जी पैरेलल लाइंस हैं। अब ए बी और बी सी के बराबर है, ए बी और बी सी बराबर हैं, ए सी और बी सी, अच्छा ये लगे हुए तो हैं, ए सी और बी सी बराबर है, और एंगल एफ बी ए 130 है। एफ बी ए तो गिवन है सब कुछ, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द स्पेशल नेम गिवन टू द ट्रायंगल ए बी सी। जब ए बी सी में ये दोनों बराबर हैं, अच्छा ये कितना होगा, 130 और में से 30 माइनस करें, 180 में 130 माइनस करें तो ये 50 होगा। मैं ये देखना चाहता है कि 60 तो नहीं है, कि कहीं ये सब भी तो बराबर नहीं है। तो नहीं, सब बराबर नहीं आए, तो फिर ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इसकी बराबर होती हैं। वर्क आउट द वैल्यूज़ ऑफ पी क्यू आर एस टी। बहुत आसान है, पी खुद ब खुद मैंने अभी पहले ही निकाल दिया कि पी 50 है। क्यू कितना है, जब पी 50 है तो आर भी 50 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। जब ये दोनों 50-50 हैं तो खुद ब खुद ये निकल आएगा 80। कितना ईजी लग रहा होगा ना आप लोगों को, क्योंकि वो कर कर कितनी प्रैक्टिस हो गई है। अच्छा, ये पैरेलल लाइन है, जी बन रहा है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये दोनों 50 है तो 180 में से माइनस करें तो 80 बचेगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जे के एल लाई ऑन अ सर्कल। जे के, अच्छा अगली डायग्राम है, जे के एल एक सर्कल पे हैं और ये ओ सेंटर है, तो ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि ये सेमी सर्कल पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। एंड के ओ एल इज अ स्ट्रेट लाइन, के ओ एल स्ट्रेट लाइन। तो
तो जो हमारा डायमीटर है JKL 65 बता दिया इन्होंने, बहुत आसान है। फाइंड वैल्यू ऑफ y, ये 90 है, 65 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, ये बन जाएगा टोटल 25 बनेगा, आई थिंक, यस 25, यस 25 बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये 17 देखते हैं। ये सारे इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करने की ये मज़ा आना चाहिए, जो एंगल्स तलाश करने होते हैं ना। ये 25 है तो ये भी 25 हो गया था, पता ही है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। और ये 130 है, तो हमें पता है कि ये 50 होगा। कुछ चीज़ें तो हमने पहले ही निकाल ली ना, बगैर उनसे उनके पूछे हुए। अच्छा, फिर क्या करना है अब जनाब, ये पूछ रहे हैं, और ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ये 130 है तो ये 50 होगा, ये 50 है तो ये 25 है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये कितना होगा, 180 में से 20 का 160, 155। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही निकाल के दे दी। इन दिस डायग्राम ABCD एंड EF आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ABC 25 डिग्री है, एंगल CEF 130 डिग्री है। कैलकुलेट BCE, BC कहाँ गया, ये छुप गया, मैंने इतनी सारी चीज़ें लिख दी कि उसके पीछे C छुप गया शायद, तो मैं अनडू करता हूँ। कहाँ हो भाई C, AC भाई, अच्छा ये C था, BCE, ये मालूम करना, ओके, ये मालूम हो जाएगा अभी, क्योंकि ये जनाब एक Z बन रहा है, ये मालूम हो गया हमें कि ये 50 है, ठीक है। तो ये 50 है, क्योंकि 180 से मैंने से माइनस किया, तो ये भी 50 होगा, लेकिन ये नहीं पूछा उन्होंने, पूरा ये पूछा है। तो जब ये 50 है और ये 25 है, तो मिला के बन गया 75, ये एंगल, ठीक है। ये हो गया 17, 18। चैलेंज है भाई, पहले आप मुझसे पहले किया करें, फिर अब मेरा आंसर देखा करें। ये टेंजेंट है तो ये तो 90 होगा, पहले ही मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। जब ये 90 है, 68 है, तो 180 में से कितना बचा, 22 आई थिंक। तो बहुत कुछ तो हमने पहले ही बता दिया क्वेश्चन नंबर 18 में से। अब हमसे पहले पूछ रहे हैं EG इज़ द डायमीटर, ये तो सब हमें पता है। टेंजेंट AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD भी पता है हमें। एंगल इज 68, ये पता है। मालूम क्या करना है भाई, जल्दी बता दो, मालूम क्या करना है। CEG, यार ये कहीं और लिखना पड़ेगा मुझे, ताकि वहाँ भी लिखा हुआ आ जाए। CEG मालूम करना है एंगल, और एंगल ECG इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी, और एंगल CGE क्या हो गया, CGE, और एंगल ECD ये एंगल है ECD, ये मालूम करना है। तो हम इसको गायब करते हैं स्पेस को, और स्पेस वापस लाते हैं और ये मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखते हैं क्या क्या पहले मालूम कर लिया। ECD, EC कहाँ गायब हो गया, CD, ये एंगल मालूम करना है, ओके। अभी मालूम कर लेते हैं। अभी हम निकाल चुके हैं, 90 है, 22 है, तो उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। 9 के 180 माइनस 90 माइनस 22, तो ये तो बनेगा आपका 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का C निकला। अच्छा, और क्या मालूम करना था, क्या क्या मालूम हो गया, क्या था, ECD, ये निकला है। फिर ECG, ये भी आसान है। क्यों आसान है, कौन बताएगा भला भाई, ये एक सेमी साइकिल के पर वो है एंगल है, तो ये 90 होगा, ECG, ठीक है। और ये मालूम हो गया CEG, ओ CEG, ये छोटा सा, ये 22 पहले निकाल चुका हूँ मैं, ठीक है जी। और बोलें CGE, CGE, ये वाला, ओके। ये हमने
90 निकाला था, ये 68 निकाला था, तो 68 में से 90 माइनस करें, बचता है 22। ये 22 है, ये 90 है, तो बचा कितना? ऑटोमेटिकली आई थिंक 68 ही बच गया, तो ये 68 हो गया। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। मैं बड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज कर करके कर लीजिएगा अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, ताकि ये कि आपको वीडियो शॉर्ट हो सके, इसलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अच्छा, ऑलरेडी 1 घंटे की होने वाली वीडियो। क्वेश्चन नंबर 19 द डायग्राम EAF इज अ स्ट्रेट लाइन एंड AB इज अ पैरेलल टू CD, AB बाइसेक्ट्स, ये सब कुछ हमें नज़र आ ही रहा है ना यार, वैसे ही ये पैरेलल है नज़र आ रहा है, ये 58 है नज़र आ रहा है। बस ये जो उन्होंने कहा ना AB बाइसेक्ट्स FAC, ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, ये बिल्कुल बीच में से जा रही है। ओके, तो ये पता चल गया। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y। ओके, तो ये तो बहुत आसान है, ये 58 है तो ये भी 58 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये पता चल गया हमें, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। और क्या पूछना है भाई? और ये पूछना है कि x कितना है। तो x पता है कितना है? कैसे पता चलेगा x? x पता चलेगा हमें कैसे? ये 58 है तो ये भी 58 होगा, ये 58 है तो ये कितना होगा? ये z बनाते हैं, देखते हैं कहीं से। थोड़ा सा ना इस केस में लाइंस को अगर एक्सटेंड करते हैं ना तो चीज़ें और समझ में आती हैं। ये लाइंस थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हमें पता है कि ये 58 है तो ये कितना होगा? 180 से माइनस करके देखते हैं, तो ये होगा 122, ये भी 122, ये 58। ठीक है, अगर ये लाइन लें और ये लाइन लें और इस लाइन को आगे जाने दें तो भी कुछ हमें पता चल रहा है कि ये पूरा 122 है, ये भी पूरा 122 है, और ये 58 है। ठीक है, अब देखें कुछ समझ में आ गई आपको मैंने क्या किया है? ये 122 है, ये 58 है, ये 122 है, ये 58 है, तो ये निकल के आ जाएगा। ये कितना बचा? अभी आप 360 में से माइनस कर लें चाहें तो 180 में से 58 और 122 माइनस कर लें, तो ये है जनाब आपका, ये बन रहा है तकरीबन, 1 मिनट लेट मी कैलकुलेट। देखें ना, सवाल में से एक इन्फॉर्मेशन मिस की है आपने और गड़बड़ कर दिया आपने। सवाल में लिखा हुआ है एंगल FAC को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, इसका मतलब है कि ये, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ दोबारा से, थोड़ी चीज़ें गायब करता हूँ, मैंने बहुत कुछ लिख दिया इस पर। तो ओके, अब सही है। अच्छा, ये 58 हो गया, तो 58 हो गया। कह रहे हैं कि FAC, ये जो एंगल है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि अगर ये साइड 58 है तो ये भी 50, ये सॉरी FAC इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये 58 है तो ये भी 58 होगा। ये आसान रास्ता था भाई, बिला वजह इतना लंबा किया। 58 + 58 होता है 180 में से 58 माइनस करें आप, और एक और 58 माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी 58 है, ये 58 है, माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा। 180 में से कितना बच जाएगा? आई थिंक 64 बच जाएगा। सवाल बिला वजह लंबा हुआ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जल्दी से। 20 इज़ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 160। पॉलीगॉन है, पता नहीं कौन सा शेप है, नहीं पता, बस 160 है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? तो आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का अगर इंटीरियर एंगल 160 है तो उसकी कितनी साइड्स होंगी, वो कैसे निकालते हैं? एन का फार्मूला बताया था मैंने आपको। नहीं जी, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको जल्दी से पहले सॉल्व कर दिया। ये फार्मूला था इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू n-2/n। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल उन्होंने बताया हुआ 160 है। जब ये पता है हमें कि 160 है तो इस पर रख के हम सॉल्व कर लेंगे। 180 n - 360
ये मैंने खोल दिया ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, फिर n इधर चला गया तो 116 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 360, फिर ये 160 इधर चला गया, 360 इधर चला गया तो 20 इज इक्वल्स टू 360, और फिर 20 नीचे आ गया तो n इज इक्वल्स टू 18। उसकी 18 साइड हैं, इसका एक इंटरनल एंगल 160 होगा, उसकी साइड्स 18 होंगी। ओके अच्छा, अगला सवाल है ए बी सी डी ई एफ इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 160। एक पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन, यानी ये चलती जाएगी, अभी ये चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, पॉलीगॉन है अभी, ये लंबा चलेगी, ठीक है। इसका एक पार्ट दिखाया है उन्होंने, इसका मतलब है कि ये सारे एंगल्स बराबर होंगे, ये सब एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। और इसका इंटीरियर एंगल है कितना, ये हमें पता है कि ये 160 है, ये भी 160 है, ये भी 160 है, टोटल ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा सी डी एल एम एक स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो हमें पता है कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और अब ईजी हो गया ना सब कुछ, क्योंकि जब ये 90 है और ये टोटल 160 है तो 90 में से 160 में से 90 माइनस कर दो भाई, तो कितना बचा, 160 में से 90 माइनस करते हैं तो आई थिंक 70 बचता है, ठीक है। तो x मालूम करना था, तो x 70 निकल आया। अब y कैसे मालूम करें, हाँ अभी बताते हैं y कैसे मालूम करें। कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, ये देख लूँ पहले मैं, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है हमारे पास। ओके ये 90 है, ये 70 हो गया, ये 160 है, तो रिमेनिंग कितना होगा, ये भी निकाल सकते हैं, लेट्स सी। अब देखिए कि y कैसे निकलेगा, इतना इंटरेस्टिंग तरीका है। और से देखें कि जी ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसका मतलब है ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। और ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये साइड्स और ये साइड बराबर है, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। जब ट्रायंगल का एक साइड पे 70 है तो बाकी कितना बचा, 110। 110 को बराबर बराबर तकसीम कीजिए दो हिस्सों में, तो ये 55-55 बनता है, ये दोनों 55-55 हो गए। जबकि मुझे पता है कि पूरा ये 160 है, जब ये 55 है तो ये कितना होगा, 160 में से 55 माइनस कर लें, आई थिंक 105 बचता है, तो यूँ वाई निकल आएगा, ठीक है। था ना इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 21 चाहिए, इसके लिए आपको जो है ना डिटेक्टिव माइंड चाहिए वो प्रैक्टिस कर करके आ जाता है। क्वेश्चन 21 3 ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ईच 95, फाइंड द फोर्थ एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स हैं, ज़ाहिर है उसके, थोड़ा साफ सुथरी जगह बना लेते हैं, आखिरी सवाल चल रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके के सब 95 के हैं, तो चौथा एंगल कितना होगा, तो 95 इंटू 3 करें जल्दी से और निकाल लीजिए, ठीक है ना। जब 95 कहाँ लिखा था मैंने, 90, ये क्वाड्रिलेटरल को ही बनाते हैं, ये भी 95 है, ये भी 95 है, ये भी 95 है, ये भी 95 है, तो चौथी साइड कितनी होगी, 360 में से माइनस कर दें 95 को, तो पता चल जाएगा, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 165, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया आपको, ठीक है। ये सवाल आप खुद कर लीजिए, इसका पूरा फार्मूला सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है कितनी साइड्स होती हैं, कैसे निकाला जाता है, शाबाश आप खुद कर लीजिए, ठीक है। जस्ट पिछले वाले सवाल जैसा है, वहाँ 160 था, यहाँ 165 है। द सेवन साइडेड पॉलीगॉन, क्वेश्चन नंबर 22, द सेवन साइडेड पॉलीगॉन हैज 6 एंगल्स। क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये नहीं लिखा इन्होंने। ऑफ एक्स एंड वन ऑफ वाई, अच्छा तो रेगुलर नहीं हुई, सारे एक्स हैं और एक वाई है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द पॉलीगॉन, अच्छा जी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना तो मुश्किल है, कोशिश करते हैं, क्योंकि वाई है ऐसी, तो फिर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बनानी चाहिए, ठीक है। इफ़ वाई इज़ 126 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलें ये भी एक मज़ेदार सवाल है कि अगर वाई हमारे पास है 126, दिस इज़ 126, तो अब एक्स कितना होगा। तो पहले तो हम देख लें कि इसके टोटल जो एंगल्स हैं उसका सम कितना आना है। किसी भी टोटल इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगॉन के निकालने का मैंने फार्मूला बताया था पिछली एक्सरसाइज में,
इंटीरियर एंगल्स मालूम करने का फार्मूला मैंने बताया था कि आप कुछ भी नहीं करें, n में से 2 माइनस करें और इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो कितनी साइड्स हैं इसकी, कितने एंगल्स हैं, 7 साइडेड। तो 7 माइनस 2 इज़ 5, तो 180 इंटू 5 कर दें पहले, तो आप ये काम करें सीधा हिसाब। ठीक है, ये आ गया 900। अब एक x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x, पांचवा x, छठा x, तो 6x हैं और एक y है, ये मिलके 900 बनते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब अगर y 126 है तो 6x प्लस 126 इज इक्वल्स टू 900। 6x इज इक्वल्स टू 900 माइनस 126, ये बनता है 774। 6x, so x is equals to 774 divided by 6, which I believe would be 129। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान सवाल था। और अब हम जल्दी से इसको बंद करते हैं और आखिरी पेज पे आते हैं। यस, हमारी पूरी इतनी लंबी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। द डायग्राम, इन द डायग्राम द लाइंस बी ए डी सी ई एफ आर पैरेलल। ये नज़र ही आ रहा है हमें भाई, ये क्यों बताया हमें, तो वैसे पता चल रहा है। ए बी सी इज़ 140, ए बी सी 140 पता है, बी सी एफ इज़ 115। फाइंड डी सी बी, डी सी एफ, ई एफ सी। यार कभी कभी मैं चाहता है कि आप लोग खुद भी कुछ किया करें, सब कुछ आप मुझसे करवाते रहते हैं। डी सी बी, ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है ना, तो जब ये 140 है तो ये भी 140 होगा। फिर क्या है, डी सी एफ, डी सी एफ ये वाला, तो ये देख लीजिए। एक तो मैं जब लाइन लगा देता हूँ तो पीछे से सब मिल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा था, 115 लिखा था, तो ये तो हमने लिख दिया 140 है। ठीक है, और ये 115 है, तो जब ये 360 मिलना है पूरा होके, 115 प्लस 140 आप करते हैं तो 255 बनता है, ये टोटल मिलके 255 बन गया। इसको आप जो है वो 360 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 105। तो डी सी एफ पूछा है इन्होंने, डी सी एफ पूछा है, हमने बता दिया 105। और तीसरा क्या पूछा है, ई एफ सी, ई एफ सी, तो फिर ये देख लें भाई, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये इसको निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक सेकंड, ज़रा सफाई कर लूँ पहले मैं। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ऐसे मैं कहता हूँ आपसे कि जब पैरेलल लाइन से गेम हो ना, थोड़ा एक्सटेंड कर लिया करें। ठीक है, ये 105 है तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी 105 होगा, और ये 180 टोटल होना चाहिए, तो ये 75 होगा। तो ये मालूम किया था ना, ई एफ सी 75। सो ईजी। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 वो रहेगा। यस, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द नेम्स ऑफ 6 शिप्स। From the list, write down name of ships which always has rotational symmetry order of 3, rotational symmetry of order of 2, और 1 line of symmetry only। ओह, तो यार ये तो आप खुद कर लें, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन कौन से शेप, कौन कौन सी रोटेशनल सिमेट्री, ये सब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे होते हैं। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ 3, यानी 3 दफ़ा ऐसा होता है कि घूम जाता है, अपनी असल शक्ल में आ जाता है। ये तो स्क्वायर तो 4 दफ़ा घूमेगा, बराबर वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जो कि रोटेशन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ 3 रखेगा। ऑर्डर ऑफ 2 एंड एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी बहुत बेसिक सी बात है कि जब 2 दफ़ा ही घूम के अपनी असली हालत में आ सकता है, वो हमने कितनी दफ़ा किया हुआ है। रेक्टेंगल और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं रेक्टेंगल की ऐसे, और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली, ये बात भी हमने की हुई है कि ट्रिपीजियम में तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाती। और जो आखिरी इसमें और पैरेललोग्राम में भी एक मसला है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री एक होती है वो होती है जनाब इस शेप में, इनमें से इस शेप में, वो ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको काइट कहते हैं। तो काइट यहाँ पे लिखा हुआ है। 25 भी पूरा ही करा दिया, मैंने सोचा था नहीं कराऊंगा बच्चों वाले, लेकिन करा ही दिया। 26 क्वेश्चन जो है वो है
इन द डायग्राम ABCD इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ईच रेगुलर पॉलीगॉन का पार्ट है। उफ, ABCD ये है रेगुलर पॉलीगॉन, इधर से इधर जा रही है, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग बनाया इन्होंने। हाउ मैनी साइड्स डज दिस पॉलीगॉन हैव, या जब एक ईच इंटीरियर एंगल 165 होगा तो कितनी साइड्स होंगी, ये मैं पीछे निकाल चुका हूँ, आप खुद ही निकाल लीजिए, शाबाश, ये तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, इंटीरियर एंगल से साइड्स कैसे निकालते हैं मैं 2 दफ़ा निकाल के दिखा चुका हूँ, अब आप ये खुद निकाल लीजिएगा। APQ इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन, APPQ, ओके, ये अब इसकी बात हो रही है। ठीक है, सॉरी, तो अब इसकी बात हो रही है, ABPQ की बात हो रही है। क्या पूछ रहे हैं, द पॉलीगॉन हैज़ 12 साइड्स, कैलकुलेट x। इस पॉलीगॉन की 12 साइड्स हैं, x कैलकुलेट करना है। ओके, इसका इंटीरियर एंगल कितना है, 165 है। 12 साइडेड शेप का इंटीरियर एंगल कितना होता है ये मालूम कर लीजिए, और ये सब जब ये शेप ये आपको मालूम हो जाएगा तो 360 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ये निकल आएगा। ये आप खुद कर लें, बहुत आसान सवाल है। राइट डाउन द लेटर्स ऑफ ऑल द शेप्स विच हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अरे यार, आखिरी सवाल ही इतना ईजी दे दिया। वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है, और इसमें नहीं, इसमें तो 4 हैं, इसमें ये है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रही। ठीक है, तो A और E में लग रही है। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ 2, तो ये एक दफ़ा घूमेगा फिर घूमेगा फिर अपनी इस हालत में आ जाएगा, तो इसका 2 है। यस, और ये भी घूम के इस हालत में आ जाएगा, इसका भी 2 लग रहा है मुझे। और ये जो टेढ़ी सी लाइन है ना, ये एक्चुअली ये है, तो ये भी 2 दफ़ा घूम के अपनी असली हाथ में आएगी, तो ये भी 2 है। ठीक है जी, तो यूँ अल्लाह अल्लाह करके हमारा पूरी एक्सरसाइज हो गई। होपफुली आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आप अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आपका टेस्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।